कुछ स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि हमने जो है बहुत अच्छी तैयारी कर ली है, एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स हम प्राप्त कर लेंगे, लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो बच्चों की समझ में कम आते हैं और उसकी वजह से उनके मार्क्स जो है जितने वो चाह रहे हैं उतने मार्क्स उनको प्राप्त नहीं हो पाते। ऐसे ही एक चैप्टर है 3D और वेक्टर एनालिसिस वाला, त्रिविमीय ज्योमेट्री और वेक्टर एनालिसिस। ये दोनों चैप्टर जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इन चैप्टर से हम अगले आने वाली कक्षाओं के लिए भी बहुत कुछ सीखते हैं। तो ये जो 12th का मैथमेटिक्स है ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। अगर आप लोग आगे तैयारी करना चाहते हो, मान लिया आप ग्रेजुएशन करना चाहते हो, BSc कर रहे हो, या आप BTech कर रहे हो, या आप IIT JEE की तैयारी कर रहे हो, तो उन सभी के लिए, या फिर आप आगे भविष्य में टीचर बनना चाहते हो, टीचर बनने के मतलब LT या प्रवक्ता की तैयारी करना चाहते हो, तो वहाँ सभी के लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला होता है। लेकिन अगर आपने यहाँ पर इस लेवल पर इन चैप्टर्स को क्लियर नहीं किया, इन टॉपिक्स को क्लियर नहीं किया, तो आपके आने वाले समय में ये बहुत बड़ी समस्या बन के खड़े हो जाते हैं और हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होते हैं उनमें हम बहुत ही फिसड्डी और कमज़ोर साबित होते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को इस बारे में बता देता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो 3D जो हमारी है वहाँ से जो है आ रखा है और 6 नंबर का क्वेश्चन है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको देखिएगा। हेलो, हम आपका दोबारा से स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स जैबरा में। आप लोगों को इससे पहले इस जो 2019 मैथमेटिक्स का जो पेपर है 12th क्लास का, इसकी 3 वीडियो में जारी कर चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 25 तक का सॉल्यूशन हम उन वीडियो में देख चुके थे। आप लोगों को मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप जाकर पिछली वीडियो देख सकते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन नंबर 26 स्टार्ट करते हैं। देखिए किस तरह से। देखो यहाँ पर बिंदु दिए गए हैं और कहा गया है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ बिंदुओं 5, 1, 6 और 2, 4, 3 को मिलाने वाली रेखा ZX तल को काटती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण मैंने लिख दिया है। यहाँ पर देख रहे हैं आप, बिंदुओं 5, 1, 6 और 2, 4, 3 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण। तो क्या होता है, हम लिखते हैं x माइनस x1। तो यहाँ पर लिखेंगे x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 5, और अपोन में क्या आता है x2 माइनस x1 यानी 2 माइनस 5, फिर आएगा y माइनस y1 यानी 1, और 4 माइनस 1, और ये आ जाएगा z माइनस z1 यानी 6, और ये 3 माइनस 6। उसके बाद इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम, x माइनस 5, ये माइनस का 3 आ जाता है यहाँ पर, ये y माइनस 1 और ये 3 आ जाता है प्लस का, और यहाँ पर z माइनस 6 और ये यहाँ पर कितना आ जाता है भाई, ये माइनस का 3 आ जाता है। तो देखो अब हमने इसको सॉल्व कर लिया है। यहाँ पर एक बार थोड़ा सा सही करके देख लेते हैं कि ये सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमारे पास बिंदु है ये, हाँ। तो यहाँ पर देखो अब हम 3 से डिवाइड करेंगे इसको, तो ये क्या आएगा x माइनस 5 अपॉन माइनस 1, और ये y माइनस 1 अपॉन 1, और ये z माइनस 6 अपॉन माइनस 1। तो ये इक्वेशन आ गई है। इसके इक्वल आप r कंसिडर कर लीजिए, r मान लिया यहाँ पर। तरीका होता है इसका पॉइंट निकालने के लिए। तो आप क्या करेंगे, देखो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस r प्लस 5, इसी तरह y इज इक्वल टू आ जाएगा r प्लस 1, और इसी तरह z इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस r प्लस 6। तो ये पॉइंट हमारे पास आ गए हैं x, y और z r की फॉर्म में। देखो अब यहाँ पर एक कंडीशन हमको ये दी गई है कि ये जो रेखा है ये ZX तल को काटती है। अब देखो ZX तल को काटती है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे चूँकि रेखा ZX तल को काटती है, देखो जब रेखा ZX तल को काटती है तो इसका मतलब जो इसका y कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए y इक्वल टू 0, और y की वैल्यू क्या है r प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और r की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी माइनस 1। हैंस या अतः बिंदु क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पर बिंदु आ जाएगा x इज इक्वल टू -1 माइनस r है, देखो माइनस माइनस प्लस तो प्लस, और y इक्वल टू
-1 +1 और z इज इक्वल टू +6 ऐसे। यहाँ पर देखेंगे आप x इज इक्वल टू 6, y इक्वल टू z 0 और z इज इक्वल टू 7। तो ये पॉइंट हमारे पास आ गया है। यहाँ पर कौन सा पॉइंट आ गया है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ से ये पॉइंट हमें प्राप्त हो गया है। तो अब देखिए आप इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो बिंदु की वैल्यू आ गई है, या अभिष्ट बिंदु आप ऐसे लिख सकते हैं। द रिक्वायर्ड पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, 6,0,7। आप लोगों ने देखा बहुत ही आसान तरीके से ZX तल को काटता है तो Y0 हो जाता है, YZ को काटेंगे तो ZX। तो आप समझ गए होंगे। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26 का जो अथवा वाला पार्ट है वो देखो यहाँ पर दो तल दिए गए हैं और इनको प्रतिच्छेद कर रहा है कोई तल, तो वो उसका इक्वेशन क्या है। तो प्रतिच्छेद करने वाले तल का जो इक्वेशन है वो कैसे लिखते हैं आप क्या करते हैं, ये जो 1 है इसको इधर ले आते हैं, 0 के इक्वल कर लेते हैं। ये 5 है, इसको इधर ले आएंगे 0 के इक्वल, और प्रतिच्छेद करने वाले तल का इक्वेशन लिखेंगे x + y + z -1 और प्लस लैम्डा इंटू 2x + 3y + 4z और ये -5 इज इक्वल टू 0। अगर आप देखो इसको तो x के कॉफिशिएंट अलग कर लीजिए। तो देखो यहाँ से हम लिखेंगे, अगर देखेंगे तो यहाँ से तो 2 लैम्डा + 1 इंटू x और प्लस 3 लैम्डा + 1 इंटू y और प्लस 4 लैम्डा + 1 इंटू z और यहाँ पर लिखेंगे -5 लैम्डा और -1 इज इक्वल टू 0। तो ये तल का इक्वेशन आ गया है। अब ये इक्वेशन नंबर 1 मान लिया हमने। ये जो तल है ये हमें पॉइंट एक और तल दिया है, यहाँ पर क्या कहा गया है कि तल x - y + z बराबर 0 के क्या है, ये लंबवत है। तो यहाँ लिखेंगे तल x - y + z बराबर 0 के लंबवत है। अब देखो यहाँ पर लंबवत है तो इनके जो कॉफिशिएंट है वो मतलब इनके जो क्या है दिक् को ज्याई या दिक् अनुपात, उनका जो इस तरह से रिलेशन होता है, क्या होता है A1 A2 + B1 B2 और प्लस C1 C2 बराबर 0 से, इस कंडीशन से। तो देखो यहाँ पर कितना है, A1 है यहाँ पर 2 लैम्डा + 1 और A2 कितना है 1, फिर प्लस का 3 लैम्डा + 1 और A2 कितना है -1, फिर प्लस 4 लैम्डा + 1 और इंटू 1 तो 0, ये हो जाएगा। अब देखो इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 2 लैम्डा + 1 -3 लैम्डा -1 प्लस 4 लैम्डा + 1 इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। देखो ये 3 + 4 है, 4 + 2 लैम्डा 6 लैम्डा और -3 लैम्डा + 1 इज इक्वल टू 0। तो 3 लैम्डा + 1 इज इक्वल टू 0 और लैम्डा इज इक्वल टू -1/3। तो इस लैम्डा की वैल्यू को आप समीकरण 1 में पुट कर दीजिए, देखिए क्या बनेगा। यहाँ पर देखो यहाँ पर हमने लैम्डा का मान पुट किया इस तरह से और ये आ जाएगा। अब इसको माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा 3 - 2/3 1/3x और ये 0 हो जाएगा, 0 इंटू y और ये प्लस का माइनस का हो जाएगा 1/3z और ये यहाँ पर 2/3 इक्वल टू 0। अब देखो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप इसको, तो 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा x - z + 2 बराबर 0। ये 2 है और ये z है। तो यहाँ पर आप इस तरह से तल का इक्वेशन प्राप्त कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम या कोई समस्या है तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपकी समस्याओं को हल करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए कैसे।
देखो क्वेश्चन जो 27 है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर मान लिया एक व्यक्ति है और एक व्यक्ति द्वारा सत्य बोलने की प्रायिकता जो है वो 4/5 है। एक सिक्का उछाला जाता है और यह व्यक्ति बताता है कि चित्त प्रकट हुआ है। वास्तव में चित्त प्रकट होने की प्रायिकता क्या है? तो देखिएगा ये बेज पर से होने वाला क्वेश्चन है। आप इसमें मान लिया व्यक्ति ए है, तो यहाँ पर हमने लिखा माना ए के सत्य बोलने की जो घटना है वो E1 है और सत्य न बोलने की घटना क्या है वो E2 है। तो इसने देखो यहाँ पर दिया गया है सत्य बोलने की घटना क्या दे दी गई है 4/5। तो E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 इज इक्वल टू कितनी है 4/5 और सत्य न बोलने की घटना क्या प्रायिकता क्या हो जाएगी PE2 इज इक्वल टू 1 माइनस 4/5 तो 1/5। यहाँ पर ये हमारे पास आ गया। तो देखो माना चित्त प्राप्त होने की घटना E है, कैपिटल E मान लिया हमने। तो देखो इसने कहा है कि एक सिक्का उछाला जाता है और बताता है कि चित्त प्रकट हुआ है। तो इसका अगर वो चित्त ही प्रकट हुआ है तो सच बोल रहा है। तो मान लिया उसने कहा कि चित्त प्रकट हुआ है, तो इस बात की प्रायिकता कितनी है कि उसने चित्त बताया और वो सत्य बोल रहा है PE/E1, तो ये 1/2 है। और वो अगर उसने बताया तो चित्त है, चित्त आया है लेकिन उसने चित्त नहीं बताया यानी सत्य नहीं बोल रहा था, तो इस बात की भी प्रायिकता कितनी है 1/2। अतः चित्त आने की प्रायिकता, तो चित्त आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी PE1/E, यानी उसने बताया भी है सच बोल रहा है और वास्तव में चित्त ही आया है। तो ये बेज पर में है, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे PE1 इंटू PE/E1 और नीचे बटे में क्या आता है PE1 इंटू PE/E1 प्लस PE2 और PE/E2। अब देखिएगा यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे आप लोग। PE1 की वैल्यू कितनी है 4/5 है और PE/E1 की वैल्यू 1/2। यहाँ पर 4/5 गुना 1/2 और ये प्लस PE2 कितनी है 1/5 और गुना 1/2। देखो यहाँ पर कुछ बच्चे क्या मिस्टेक कर देते हैं कि इससे इसको कैंसिल कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है आप लोगों को, इससे इसको कैंसिल नहीं करना, पूरी जो फ्रैक्शन है यानी भिन्न है उसको सॉल्व करेंगे। देखो 1/2 ऊपर भी है नीचे भी है, कॉमन कर देंगे इसको और डिवाइड कर देंगे। ऊपर बचेगा 4/5 और नीचे बचेगा 4/5 प्लस 1/5 और इसको हल करेंगे। 4/5 प्लस 1/5 कितना हो जाएगा 5/5 यानी 1 ही आ जाएगा। तो 4/5 ही इसकी हमारे पास क्या है प्रायिकता आ गई है। अब देखिएगा इसका भी अथवा वाला पार्ट दिया गया है, उसको करते हैं। देखो यहाँ पर पासों के एक जोड़े को यानी कि 2 पासे हैं पेयर में हैं, उनको 3 बार उछालते हैं हम और उसके जो द्यूक बनेंगे जो डबलेट बनेंगे उनको मान लिया x से हम व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा x बराबर क्या क्या चीज़ आ जाएगी हमारे पास, वो देखिए द्यूक क्या क्या हो जाएगा यहाँ पर कि या तो देखो हमने उछाला पासा तो दोनों पे 1 आ गया है ना, या फिर दोनों पे ऐसे आ जाएगा, या फिर 3 ऐसे आ जाएगा, या फिर 4,4 ऐसे आ जाएगा, या फिर 5,5 या फिर दोनों पे 6। ये द्विक बन गए। अतः द्विक जो है वो कितने बन गए, ये बन गए संभव द्विक। कुल द्विक क्या हो जाएंगे, वो ये हो जाएंगे हमारे पास। तो यहाँ पर देखो मान लिया कंडीशन क्या है, मान लिया हमारे पास अतः x का जो मान है वो क्या आ जाएगा, x का मान या तो एक भी द्विक नहीं आएगा, या एक द्विक आएगा, या 2 आएंगे, या 3 आएंगे, या 4 आएंगे, या फिर यहाँ पर कितने 1 2 3 4 5 6 हैं।
तो 1 2 3 4 यहाँ पर ये आ जाएंगे हमारे पास x का जो मान है। क्यों? या तो एक भी द्विक नहीं आ रहा है, या एक द्विक आ रहा है, या दो द्विक आ रहे हैं, क्योंकि हमने 3 उछाल लिए ना। यहाँ पर कितनी उछाल ली हैं? 3 उछाल लिए हैं, तो यह तीनों द्विक आ जाएंगे। कंडीशन ये है, द्विकों की संख्या पर इसका बंटन बनाना है। देखो कैसे बनाएंगे हम। तो एक द्विक प्राप्त होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? x के संभावित मान हमने लिख दिए यहाँ पर। एक द्विक प्राप्त होने की प्रायिकता वो क्या होगी जी? 6/36 यानी कि 1/6। और एक द्विक न प्राप्त होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1 - 1/6 यानी 5/6। तो अब देखो हमारे पास कंडीशन आ गई है कि Px = 0, यानी एक भी द्विक नहीं आया। और उछाले गए कितनी बार? 3 बार। तो पहली बार भी कोई द्विक नहीं आया, दूसरी बार भी कोई द्विक नहीं आया, और तीसरी बार भी कोई द्विक नहीं आया। तो इस कंडीशन में क्या आ गया यहाँ पर? 125/216। फिर यहाँ पर क्या है? Px = 1। मान लिया एक द्विक आ गया भाई, तो एक द्विक आ गया। ऐसा हो सकता है एक द्विक और दो द्विक नहीं। मान लिया एक द्विक आ गया 1/6 और 5/6, दो पे द्विक नहीं आएंगे। ये ऐसा कंडीशन है, पहले पे द्विक नहीं आ रहा है, दूसरे पे द्विक आ गया, तीसरे पे द्विक नहीं आ रहा है। फिर ऐसे ही पहले पे भी द्विक नहीं आ रहा है, दूसरे पे भी द्विक नहीं आ रहा है, जबकि तीसरे पे द्विक आ रहा है, डबलेट आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सब एक जैसी कंडीशन है। तो 3 टाइम हो जाएगा ये, 3 टाइम 5 × 5 यानी कि 25/216, और इसकी गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा 75/216 इस कंडीशन में। उसके बाद अगर Px = 2 यानी कि दो द्विक आ रहे हैं, तो दो द्विक आ रहे हैं। मान लिया दो द्विक आ गए तो 1/6 गुना 1/6 और गुना एक द्विक नहीं आ रहा है, प्लस फिर मान लिया दो द्विक, पहले वाले पे द्विक आ गया, दूसरे वाले पे द्विक नहीं आया, फिर तीसरे पे द्विक आ गया। ऐसी कंडीशन बन सकती है ना। फिर ऐसे आ सकता है कि पहले पे द्विक नहीं आया, फिर लास्ट के दोनों पे द्विक आ गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये तो देखो यहाँ पर 3 टाइम्स आ जाएगा ये, और 5 है ऊपर, तो 3 × 5/6 × 6 × 6 कितना होता है? 216। तो 5 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया हमारे पास। तो इसी तरह Px3 यहाँ पर अब आप देख लीजिए, Px = 3 यानी तीनों द्विक आ जाए, तो पहला भी द्विक, दूसरा भी द्विक और तीसरा भी द्विक, तो बात ख़त्म हो गई। तो कितना आ गया ये? 1/216। तो इस तरह से आप इनका बंटन बना सकते हैं। यहाँ पर टेबल बनाएंगे, टेबल देखिए कैसे बनाएंगे हम। यहाँ पर देखिएगा, मैं थोड़ी तिरछी बना दे रहा हूँ। यहाँ पर आप लिखेंगे एक तरफ x = 0, x = 1, x = 2 और x = 3। तो देखो यहाँ पर Px प्रोबेबिलिटी ऑफ x, ये कितना आया था शुरू में जब x = 0 था? ये आया था 125/216। एक 1 पे कितना आया था? यह आया था 75/216। 2 पे कितना आया था? 15/216। और ये कितना आया? 1/216। तो इस तरह से आप टेबल बना देंगे और यही इसका प्रायिकता बंटन बन चुका है। अब देखिएगा नेक्स्ट आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28। कैसे? देखो यहाँ पर हमें एक जो है फलन दिया गया है, ये लीनियर प्रोग्रामिंग समस्या है हमारे पास, और ये z = 3x + 9y है। इसको मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करना है, जबकि हमने सब्जेक्ट टू दी कंस्ट्रेंट दिए गए x + 3y < 60 और x + y > 10
और x लेस देन y, तथा x और y जो है दोनों क्या है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, असमीकाएँ जो है हमारे पास उनको समीकरण रूप में लिखने पर, जो इनइक्वालिटी है उनको क्या लिखेंगे, समीकरण रूप में लिखने पर, असमीकाओं को समीकरण रूप में लिखने पर देखो हम लिखेंगे इसको तो कैसे आ जाएगा हमारे पास, पहला इक्वेशन आ जाएगा x प्लस 3y इज इक्वल टू 60, या मैं कह रहा हूँ इसको ऐसे लिख लीजिए, 60 से डिवाइड करो, x बाई 60 प्लस y बाई 20 इज इक्वल टू 1। एक तो ये आ गई हमारे पास, मान लिया ये फोर्थ आ गई, फोर्थ इक्वेशन। उसके बाद तीसरी लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, और 10 से डिवाइड करेंगे तो x बाई 10 प्लस y बाई 10 इज इक्वल टू 1, ये 5 आ गई मान लिया हमारे पास। फिर दूसरी है x इज इक्वल टू वाई, या कहेंगे x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये x इज इक्वल टू वाई आप जानते हैं, इसको यहीं पे रहने दो, इसको छोड़ दो आप, ये 5वीं आ गई मान लिया, ये क्या है 5वीं, छठी सॉरी। अब देखो हम इन्हें इसलिए इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में बदल लिया है। हम क्या करेंगे, जब ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ कैसे आएगा हमारे पास, बहुत ही आसान हो जाता है ग्राफ खींचना इनका। मान लिया मैं यहाँ पर ग्राफ खींच रहा हूँ, ऐसे हमारे पास ग्राफ है ये मान लिया इधर x है और इधर y है ये यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर चूंकि 10 और 20 और 60 की बात चल रही है तो हम एक को 10 मानेंगे। यहाँ पर मान लिया ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है और ये 50, और आगे तक जाओ यहाँ पर ये मान लिया 60 है। और इसी तरह यहाँ पर 10, 20, 30, 40 और ये 50। तो देखो पहला इक्वेशन क्या है, x अक्ष पे 60 चलिए तो ये पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 60,0। y अक्ष पर कितना चलेंगे 20, तो 20 कहाँ पर है, यहाँ पर है 20, तो ये 0,20 हो जाएगा यहाँ पर। और इसको आप मिला दीजिए, सिंपल हो रहा है देखो यहाँ से काम, इसको आप मिला दीजिए ऐसे, ऐसे ये लाइन बन जाएगी यहाँ पर। उसके बाद आप देखिए मैं ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ आपको। देखो यहाँ पर हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया है, x प्लस वाई इक्वल टू 10 है, यहाँ पर ये 10,0 और ये पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ पर 0,10, यहाँ पर ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया, ये y इक्वल टू x वाली रेखा ड्रॉ कर ली। तो देखो अब हम इसका सुसंगत क्षेत्र देखेंगे। हम पहले वाली इक्वेशन में अगर हम 0 0 पुट करते हैं इनइक्वालिटी में तो 0 प्लस 0 वो 60 से लेस देन होते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब ये जो लाइन है इसका जो क्षेत्र होगा वो नीचे की ओर होगा, यहाँ पर ऐसे ये वाली लाइन का, इस वाली इनइक्वालिटी के नीचे का क्षेत्र हो जाएगा। उसके बाद दूसरे वाली में पुट करते हैं हम, तो 0 प्लस 0 10 से बड़ा नहीं होता, ये ट्रूथ मतलब असत्य बात है। तो इसका जो क्षेत्र है वो इसके ऊपर का होगा, ऐसे ऐसे ऐसे। ऊपर वाले का तो यहाँ तक आ रहा था ऐसे नीचे तक, इसका यहाँ से यहाँ आ रहा है। उसके बाद देखो y इज इक्वल टू x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0 0, तो इसका जो है क्षेत्र ऐसे आ जाएगा। तो कुल मिला के सुसंगत जो क्षेत्र है वो ये और ये पॉइंट बन रहा है हमारा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस लाइन को हम ऐसे और ऐसे ड्रॉ करेंगे तो कैसे, तो ये पॉइंट तो एक तो यहाँ पर कितना आ गया था 0 0 और यहाँ पर 10,0 और ये पॉइंट देख लो ये कितना है, यानी y इज इक्वल टू x और x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 जो है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है। तो y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू क्या है x, यानी y माइनस x इज इक्वल टू 0, इस x से कैंसिल, 2y इज इक्वल टू 10, तो y इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू भी 5 ही आ जाएगा। तो ये पॉइंट जो है ये इस पॉइंट की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, इस वाले पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये 5,5। तो अब आप टेबल बना देंगे यहाँ पर, देखिए कैसे। टेबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक तरफ कोणीय बिंदु लिख देते हैं और एक तरफ z का मान लिख देते हैं। तो यहाँ पर ऐसे टेबल बना देंगे, यहाँ लिखेंगे कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु कौन कौन से आ रहे हैं हमारे पास, और यहाँ पर z कोणीय बिंदु, कोणीय
बिंदु। हमारे पास शुरू में क्या है 0,0, फिर क्या है 10,0, फिर क्या है 5,5। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करो आप, इसमें पुट करेंगे तो ये तो 0 ही आ जाएगा यहाँ पर, और इसमें 10 या 30, और ये आ जाएगा 5 या 15, और 5 नम 45, ये 60। तो देखो ये न्यूनतम वैल्यू आ गई इसकी, और ये वाली वैल्यू क्या आ गई अधिकतम। तो यही हमको मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करना था। ओके बच्चों, उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी। पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा दूसरों तक शेयर करें ताकि और स्टूडेंट्स को भी इसका लाभ हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।